हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल ए लॉगर। उम्मीद करता हूँ गाइस आप सब मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइस, जैसा कि डिस्क्लेमर आपने भी देखा होगा, तो ये जो वीलॉग है ये हॉरर वीलॉग होने वाला है। डरिए मत गाइस, कोई आत्मा भूत प्रेत नहीं मिलाने वाला हूँ आपको। हॉरर वीलॉग इन द सेंस, जो मेरा लास्ट का वीलॉग था उसमें मैंने आपको 10 लखनऊ के हॉरर प्लेसेस घुमाने का प्रॉमिस किया था, जिसका ये दूसरा पार्ट है। पहला था दिलकुशा कोठी, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसको देखिए। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट थी हमारे लखनऊ की, और साथ में वो हॉरर थी। उसमें जो जानकारी वो आपको वहाँ पे बताई है मैंने। साथ में गाइस आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इस ब्लॉग में बने रहिएगा, इस वीलॉग में बने रहिएगा, क्योंकि ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं सेकंड द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस आपको लखनऊ का दिखाने जा रहा हूँ। और गाइस, जैसा कि एक मेरा लास्ट वीलॉग था वो अधूरा रह गया था मसूरी का, तो गाइस उसके लिए भी खुशखबरी है। फर्स्ट वीक ऑफ मई में मैं जाके वो पूरा करके आपको दूंगा। और सॉरी दोस्तों उसको ना पूरा कर पाने की वजह से। बाकी दोस्तों टाइम ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आपका वीलॉग। बने रहिएगा गाइस। नहा धो के तैयार होके रेडी हो चुके हैं गाइस। थोड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि इस समय गर्मी का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है। लखनऊ में 40 डिग्री टेम्परेचर इस समय हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मेरे धूप खिल आई है, मौसम अच्छा है। ब्लॉग में कंटिन्यू रहते हैं गाइस। थोड़ा आपको दिखाता हूँ यहाँ का क्लाइमेट। ये देखिए गाइस, एक छोटा सा नज़ारा मेरी पूरी कॉलोनी का। पहले वीलॉग्स में आप देख चुके हैं गाइस, वो हॉलीडे इन है, 5 स्टार होटल एक बना है, जिसकी दुबई की चेन थी, जिसको यहाँ पे बनाया भी जल्दी बना है, 3-4 साल हुआ है। बाकी गाइस आप खुली हुई सुबह का नज़ारा लीजिए, आसमान काफ़ी साफ़ है, मेरे कॉलोनी का एक छोटा सा नज़ारा। तो गाइस फिर तैयार होके निकलते हैं। बने रहिएगा गाइस इस वीलॉग में देखने के लिए द सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ लखनऊ। गाइस हम रेजिडेंसी पहुंच चुके हैं, और जो बेगम कोठी हमारा सेकंड मोस्ट हॉरर प्लेस है वो यहीं पे मौजूद है। तो टिकट काउंटर है हमारा सामने, देखिएगा। तो टिकट लेके आपसे मिलते हैं। टिकट ले लिए गाइस, और टिकट 25 रुपए का है पर पर्सन। अपने परिवार के साथ आएंगे तो बाहरी काउंटर पे आप टिकट ले सकते हैं। 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट कॉस्ट करेगा आपका रेजिडेंसी के अंदर जाने का, जहां से आप इस हॉन्टेड प्लेस बेगम कोठी को अंदर जाके देख सकते हैं। गाइस काउंटर पे इंडियंस के लिए 25 रुपए और फॉरेनर्स के लिए 300 इंडियन रुपीज, मीन्स $3 है। अगर कोई मेरा फॉरेन फ्रेंड देख रहा है उसे, तो टिकट प्राइस जो है उसके लिए वो 300 इंडियन रुपीज है। दैट इज अराउंड $3 फॉर योर कंट्री। अंदर एंटर कर रहे हैं गाइस हम लोग। मैं पूरा वीलॉग में बना रहूंगा आपके साथ।
रेजिडेंसी कंपाउंड में एंटर होते ही टूरिस्ट के लिए डूज एंड डोंट्स का बोर्ड सामने लगा हुआ है। पर्यटकों हेतु सूचनाएं, जो जो हमें क्या करना है इस मॉन्यूमेंट के अंदर, क्या नहीं करना, सब इसमें लिखा हुआ है। गाइस, कूड़ा करकट आप नहीं फैला सकते हैं यहाँ पे जो भी है पूरी की पूरी धरोहर है, हमारी हिस्टोरिक धरोहर है और उसे सुरक्षित करने का पूरा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। गाइस, एंटर कर चुके हैं हम लोग रेजिडेंसी कंपाउंड के अंदर। बाहर जो चेकिंग काउंटर होता है जहाँ पे टिकट चेक किए जाते हैं, वहाँ पे कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगा। रेजिडेंसी कंपाउंड जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसकी साफ सफाई का पूरा जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन ने कायदे से निभा रखा है। और इसमें रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए, और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे अंदर कोई भी कोल्ड ड्रिंक, ईटेबल या चिप्स या कुरकुरे जैसे पैकेट होते हैं उनको लाना अलाउड नहीं है। फूड कोई घर का बना हो आप ला सकते हो टिफिन में पैक करके फॉर ए पिकनिक स्पॉट, और बाकी बाहर मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कंपाउंड के अंदर कुछ भी लाना अलाउड नहीं है। जो जानकारी है बाकी रेजिडेंसी की मैं आपको पूरी देता हूँ, बने रहिएगा वीलॉग में गाइस। कंपाउंड के अंदर जाते ही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन का बोर्ड है जिसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रेजिडेंसी परिसर के अंदर का जो बोर्ड है, रेजिडेंसी का इतिहास सन 1774 ईस्वी में नवाब शुजाउद्दौला द्वारा अवध दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे जाने की स्वीकृति से प्रारंभ होता है। लखनऊ में रेजिडेंसी की स्थापना 1775 ईस्वी में अवध की राजधानी अयोध्या, तत्कालीन जो फैजाबाद नाम था, से लखनऊ स्थानांतरित होने के बाद हुई। रेजिडेंसी का भूभाग मूलतः शेखजादों के स्वामित्व में था। नवाब आसफउद्दौला ने लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट और उसके कर्मचारियों के लिए रेजिडेंसी का निर्माण 1775 ईस्वी में प्रारंभ किया, जिसे बाद में नवाब सादत अली खान द्वारा सन 1800 ईस्वी में पूर्ण कराया गया। कालांतर में अवध के चीफ कमिश्नर द्वारा भी इसे प्रयोग में लाया गया। धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार यहाँ अन्य भवनों का भी निर्माण किया गया। एक छोटी सी झलक जो मैंने अभी आपको दिखाई गई वो था कोषागार भवन और ट्रेजरी बिल्डिंग थी। वो राजपूत तथा अवध की परंपरागत शैली के मेहराबों से सुसज्जित ये 2 मंजिला भवन 1851 ईस्वी में 16,897 रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में इस भवन का उपयोग कोषागार के रूप में किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इस भवन के मध्य भाग को इनफील्ड कारतूस बनाने के कारखानों के रूप में प्रयोग किया गया था। भवन को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भीषण क्षति का सामना करना पड़ा। इसकी बाहरी दीवारों पर बंदूक की गोलियों, तोपों के गोलों के निशान आज भी दृष्टिगत हैं। तो गाइस, छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा इस भवन की। ये देखें गाइस, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बिल्डिंग पे तोप के गोलों के निशान अभी भी मौजूद हैं। देख सकते हैं गाइस, 200 साल हो चुके हैं, बल्कि कहना चाहूंगा 200 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस युद्ध की याद हमारे बीच है। आगे चलते हैं गाइस।
गाइस अभी मैं जो छोटी सी झलक आपको दिखाई है वो एक नेटिव हाउस है, रेजिडेंसी के अंदर बना हुआ है। रेजिडेंसी में बेली गार्ड गेट के निकट स्थित नेटिव हाउस मूलतः एक भवन संरचना थी जिसका उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी की 13वीं नेटिव इन्फेंट्री में काम करने वाले भारतीय सैनिकों के निवास के रूप में किया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय इस इन्फेंट्री का नेतृत्व लेफ्टिनेंट एटकिन ने किया था, अतः इस मोर्चे का नाम एटकिंस पोस्ट पड़ा और इमारत का नाम नेटिव ऑफिसर्स बिल्डिंग रखा गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी सामरिक अवस्थिति के कारण ये मोर्चा अंग्रेजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। घेराबंदी के दौरान भीषण गोलाबारी के कारण ये भवन क्षतिग्रस्त हो गया। तो गाइस आपको बताना चाहूंगा, जब आप एंट्री करते हैं रेजिडेंसी के अंदर तो आगे बेली गार्डन गेट पड़ता है, जिसके बारे में मैं वीडियो के आखिर में आपको बताया हूँ। तो वहां तक आप बने रहिएगा तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। उसी के पास ये नेटिव हाउस बना है। थोड़े से अवशेष जो उसके बचे हैं गाइस, मैं आपको एक झलक देना चाहूंगा। ये भवन रेजिडेंट सर्जन डॉक्टर फेरर का घर था, जो 1857 के घेराबंदी के दौरान रेजिडेंट सर्जन थे। ये भवन एक ढाल पर बनाया गया था, जिसके दोनों तरफ असमान धरातल पर उद्यान थे। असमतल भूमि के कारण रेजिडेंसी की ओर यह एक तल तथा शहर की ओर दो तलीय बनाया गया था। इनमें से एक भाग के कमरों में उद्यान की ओर निकास था, जबकि दूसरी ओर ऊपर जाने हेतु सीढ़ियों की व्यवस्था थी। इसमें एक कमरे का उपयोग स्नानागार के रूप में होता था, जबकि अन्य समान उपयोग हेतु थे। गर्मियों से बचने के लिए यह तहखाना भी था, जो घेराबंदी के समय स्त्रियों एवं बच्चों के आवास हेतु प्रयुक्त हुआ। 2 जुलाई को बुरी तरह घायल सर हेनरी लॉरेंस को यहाँ लाया गया था तथा इलाज के दौरान 4 जुलाई 1857 को उन्होंने यहाँ पे अपनी अंतिम सांस ली थी। गाइस ये छोटी सी जानकारी है फेरर हाउस की। तो जैसा कि शुरुआती व्लॉग में मैंने आपको 2 जगह इसमें दिखाई, खास करके मेरा ट्रेजरी बिल्डिंग और जो मेरे पीछे है एटकिन की पोस्ट, और वहां पे जाके जो मैंने डॉक्टर फेरर का घर दिखाया। तीनों में गाइस आपने देखी होगी एक चीज समानता ये है कि तीनों ने, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई फेमस हस्ती हो ब्रिटिशर्स की तरफ से, चाहे वो हमारे नवाब हो या कोई भी क्रांतिकारी हो, जो भी इस भवन से जुड़ा है उसने अपनी जान गंवाई है। बनने में इस भवन को अपना पसीना बहाया गया है, साथ में इस भवन ने खून भी देखा है गाइस। तो काफी ईरी और बहुत ही डरावना इतिहास रहा है इस भवन का। व्लॉग में बने रहिए, मैं आगे भी जो चीजें हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है, खास करके बेगम कोठी, वहां तक आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ गाइस। लगे रहिएगा व्लॉग में।
गाइस जो छोटी सी झलक मैंने आपको दिखाई थी, ये यहाँ का दावत खाना था, बैंक्वेटिंग हॉल। इसकी जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इस भवन का निर्माण नवाब शहादत अली खान ने करवाया था। ये 2 मंजिला इमारत संपूर्ण परिसर में संभवतः सबसे भव्य थी, जिसके शानदार कक्ष तथा प्रशस्त सभागार कीमती झाड़ फानूसों, आईनों तथा रेशमी दीवान से सज्जित थे। यहाँ नवाब के सम्मान में दावतें आयोजित की जाती थी। सभागार में कीमती फर्नीचर के साथ ही उच्च कोटि की कारीगरी की गई थी। प्रथम तल पर गजकारी द्वारा निर्मित आतिशदान के अवशेष अभी भी संगमरमरी आभा देते हैं। मुख्य प्रवेश मंडप में स्थित फव्वारा काले और सफेद संगमरमर की कलात्मक पच्चीकारी का अद्भुत नमूना है, जिसका हाल में ही जीर्णोद्धार किया गया है। 1857 में घेराबंदी के दौरान इसको अस्पताल के रूप में प्रयोग में लाया गया था। तो गाइस अभी मैंने झलक में आपको लास्ट में फव्वारे की झलक दिखाई थी, वो भी वहाँ पे मेन हॉल में मौजूद है, जिसकी वापस से दोबारा रिनोवेशन कराया गया था। बने रहिए व्लॉग में आगे की जानकारी के लिए। गाइस ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा सा कैमरा जूम करके आप लोग को दिखाने के लिए ओपन किया है। यहाँ पे सामने बिल्डिंग्स पे यहाँ पे भी देखिएगा गाइस, ये जो बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, ये टूटे हुए गड्ढे नहीं है गाइस, ये तोपों के निशान है, तोप के गोलों के निशान है जो उस बिल्डिंग पे पड़े थे, जिससे बिल्डिंग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। सॉरी गाइस, डिस्ट्रक्टिव हो गई थी। एक्चुअली हिंदी में हम लोग अपने आप को कहते हैं कि हमारी हिंदी मातृभाषा है, लेकिन जब शुद्ध हिंदी बोलने पे आए तो जबान जरूर लड़खड़ाती है गाइस। कोई कमी रह जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। देखिए गाइस, सोच सकते हैं गाइस, वो ईंटें अगर इन पे पड़ती हैं, कहा जाता है हमारी दीवारों में भी जान होती है, लोग अपना खून पसीना एक करके इसको बनाते हैं, और ये अगर ऐसी मार झेले तो उस पर क्या बीती होगी, कैसा दौर रहा होगा गाइस। बने रहिएगा व्लॉग में गाइस, हम आपको आगे ले चलते हैं जो हमारा मेन स्पॉट है यहाँ पे, बेगम कोठी, जिसके लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। गाइस जो अभी आपने एक छोटी सी झलक देखी है, वो बेगम कोठी के एंट्रेंस की थी। यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड, एक इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, जिसके बारे में मैं बेगम कोठी में छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मूल रूप से इसका निर्माण नवाब आसिफउद्दौला ने कराया था। कालांतर में इसे सहायक रेजिडेंट सैमुअल मार्कस टेलर को बेच दिया गया, जिसने इसे 1802 में जॉर्ज फ्रेंडरगस्ट को बेच दिया। फ्रेंडरगस्ट ने यहाँ एक यूरोपीय वस्तुओं की दुकान स्थापित की और बाद में भवन व व्यापार दोनों को जॉन कैलुडन को बेच दिया। बादशाह नसीरुद्दीन हैदर की यूरोपीय पत्नी मकदर आलिया अथवा विलायती बेगम कैलुडन की पौत्री थी। नसीरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात मकदर आलिया तथा उसकी सौतेली बहन अशरफुन्निसा अपनी मां के साथ इस कोठी में रहने लगी। अशरफुन्निसा ने ही बेगम कोठी के समीप इमाम बाड़ा तथा एक मस्जिद का निर्माण कराया। रेजिडेंसी के अन्य भवनों से हटकर अवध के परंपरागत स्थापत्य में निर्मित यह एक मात्र भवन है। तो गाइस ये रही छोटी सी इंफॉर्मेशन बेगम कोठी की। बाकी आइए एक ले चलता हूँ आपको बेगम कोठी के रहस्यमयी सफर पे।
गाइस अभी आपने जो छोटी सी झलक देखी थी वो रुइंस ऑफ बिल्डिंग थे, यानी कि भग्नावशेष, टूटे हुए इमारत की बचे हुए अवशेष। गाइस इसके बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यहाँ पे एक जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है, जो रेजिडेंसी में कई भव्य इमारतों के खंडहर खड़े हैं। धार्मिक भवनों के अतिरिक्त अन्य भवनों का स्थापत्य स्पष्ट रूप से मिश्रित स्थापत्य है। परिसर के भवन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं निर्मित किए गए थे। इनके निर्माताओं में नवाब क्लॉड मार्टिन, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, और दूसरे यूरोपीय और भारतीय थे, जिन्होंने इनका निर्माण अलग अलग समय पर कराया। मौजूदा अवस्था में इनके स्थापत्य के गुणदोषों का आकलन आसान नहीं है। इन भवनों का नाम 1857 में इसमें रहने वाले लोगों के द्योतक हैं, जैसे गबिन्स गैरिसन, सागू हाउस, डॉक्टर फेरर हाउस आदि। ये भग्नावशेष परिसर में गतिविधियों की विविधता और इसके रहवासियों की पर्याप्त संख्या का भी आभास देते हैं। गाइस व्लॉग में आगे बने रहते हैं गाइस। अंग्रेज़ों द्वारा युद्ध की मार और सैन्य हमलों द्वारा इस भवन को पूरा तहस नहस कर दिया गया था। कहा जाता है कि खून की ऐसी नदियां बही थी उस समय कि जिसका मंज़र आज भी अगर हम याद करें तो हमारी रूह कांप उठे। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कितनी, यहाँ तक कि बेगम ने भी अपनी जान उस रिवॉल्यूशन में गंवा दी थी, उस क्रांतिकारी जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ हुई थी क्रांति, उसमें गंवा दी थी। और इसी वजह से आज भी यहाँ पे एक गुमनामी है, एक साया सा भटकता है। जो लोग रात के टाइम यहाँ पे, पहले पुराने ज़माने में भी यहाँ पे लोग आया करते थे, अब तो काफ़ी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। ये कोठी इसीलिए बंद की गई थी रात के समय कि यहाँ पे हर तरह की कोई साया या किसी तरह की कोई आवाज़ लोगों को हर समय दिखाई देती थी, कुछ सुनाई देता था। कहा जाता है कि वो मरे हुए सैनिक और मरी हुई बेगम की आत्मा आज भी यहाँ पे है और वो लोगों के बीच लोगों को अपना एहसास दिला रही है कि देखो हम तुम्हारे बीच मौजूद हैं। और ये सत्य भी है कि इतिहास में जो धरोहरें हमारी बनाई गई हैं सरकार द्वारा, या जो धरोहरें हमारे पुराने लोगों ने बनाया है, चाहे वो नवाब रहे हों, चाहे वो उनसे कालीन जो लोग रहे हों, जिन्होंने भी ये शिल्पकारियाँ हमें दी हैं, जिन्होंने भी ये इमारतें हमें दी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के दी हैं। और कई खून पसीना, कहा जाता है किसी घर को बनाने में खून पसीना लगता है, तो जी हाँ बिल्कुल, ये इमारत ने बहुत ही खून और बहुत ही पसीना देखा है। इतिहास में इसका नाम है। हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, लोगों की मान्यता है। जो उसका कारण था वो मैंने आपको बता दिया। इसमें सच्चाई क्या है, इसमें सच्चाई क्या नहीं है, इसके तथ्य अभी भी लोगों के बीच असमंजस का विषय बने हुए हैं। बाकी गाइस बताना चाहूँगा कि इतिहास की जानकारी रखने वाला कभी इतिहास को दोहराता नहीं है। और ये काला चिट्ठा था हमारे 1857 की क्रांति का। इस महल ने बहुत कुछ झेला है, यहाँ की बिल्डिंग्स ने, यहाँ के अवशेषों ने बहुत कुछ झेला है। अब वो खंडहर हो चुके हैं, लेकिन तब भी वक्त की मार झेलते हुए खड़े हैं हमारे बीच और बता रहे हैं हमें कि जीवन में चलने का फ़लसफ़ा क्या होता है। गाइस तो बने रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं गाइस आपसे। गाइस ये एक छोटा सा नोटिस मिला है मुझे बैली गारत गेट का, जिसको आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। इस प्रवेश द्वार का निर्माण नवाब सआदत अली खान ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में लखनऊ के रेजिडेंट कैप्टन बैली के सम्मान में कराया था, जिससे ये बैली गारत गेट
के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 में युद्ध के दौरान यहाँ की रक्षा जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट एटकिन द्वारा तथा 13वीं नेटिव इन्फेंट्री के पास थी। घेराबंदी के दौरान इस गेट को अंदर से मिट्टी भरकर बंद कर दिया गया था और बाईं ओर 18 पाउंडर तोप तैनात थी, किंतु क्रांतिकारियों के हमले से ये बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। इसके सामने लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर गोले का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अत्यधिक जर्जर हो जाने के कारण हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कराया गया है। ये रहा गाइस बैली गारद गेट। का निर्माण हुआ था, दोबारा जीर्णोद्धार कराया गया था क्योंकि तोप के गोलों से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया था। इमारतों की छत तो अभी भी गायब हो चुकी है। ये गेट की नक्काशी है उस ज़माने का, बहुत ही दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा है, देख सकते हैं गाइस। इतने बड़े दरवाजे शायद ही आज की डेट में देखने को मिलते हैं कहीं। मिलते हैं गाइस, लव यू। Hey guys, hope you like the video. Please subscribe to my channel A Logger ऐसे और भी कंटेंट के लिए। गाइज कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। कोई पॉइंट्स हो जो डिस्कस करना हो इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। और बाकी गाइज जुड़िएगा मेरे से, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और गुड नाइट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।